गॉट लेट। चलिए बताइए, कोई डाउट, किसी तरह की शंका विपदा? कोई भी डाउट नहीं? चलिए कोई डाउट नहीं तो बताइए आगे क्या चल रहा था, कहाँ पहुंचे थे अपन, क्या नया सर ताजा? सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तक हो गया था। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट हो गए थे, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस सर। आज कुछ एप्लीकेशन देखनी है। यस सर। सर टेस्ट का सिलेबस क्या है? टेस्ट का सिलेबस क्या है? अच्छा आप लोग का टेस्ट है। टेस्ट का वन सिलेबस है वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स, ओके कंप्लीट। सर। तो सर फर्स्ट चैप्टर का कुछ नहीं आएगा, एरर्स वगैरह कुछ? फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस में ही रहेगा, उसका आ सकता है लेकिन कुछ भी एक ओके आध सर। क्वेश्चन उसका आ सकता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो आपके सिलेबस में काउंट नहीं होता कभी पुराना, पुराना वाला चीजें जो ऑलरेडी टेस्ट में आ चुकी हैं और जिसमें से कुछ रैंडम क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके सिलेबस में काउंट नहीं होंगे कभी भी। आ नहीं सकते और नहीं भी आ सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज, बिकॉज हम टेस्ट दे चुके हैं ना उन टॉपिक का, तो इतना तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि एक या दो क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर। ठीक है? यस सर। इसमें आएंगे कभी नहीं भी आएंगे, ये मेरे हमेशा ध्यान रखोगे, ये आपके लिए हमेशा सरप्राइज रहेगा। ज्यादा नहीं बट एक दो क्वेश्चन हमेशा आएंगे। ओके सर। ठीक है, चलो। तो किसी को दिक्कत आ रही है क्या? वॉइस में कोई इशू आ रहा है क्या? कोई बच्चा बोल रहा है वॉइस वॉइस क्लियर है ना सबको? एनीबॉडी हैविंग मतलब? यस सर, क्लियर है। ओके। तो जिसको भी इशू है तो शायद आपके एंड पर होगा, एक बार देख लो, थोड़ा नेट इशू हो सकता है आपके साइड पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिकली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने सीख लिया था। आज हम बात करेंगे उनकी प्रॉब्लम कैसे हम अप्रोच करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, राइट? तो एवरेज स्पीड का हम अगर कंसेप्ट बात करें, कुछ स्पेशल केस है, मैं कहता हूँ देखिए, स्पेशल केस नाम का कुछ नहीं होता। पहली चीज, वो तो जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जो रेगुलर पूछे जाते हैं, जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, हम उनको स्पेशल केस की तरह आपके सामने कर देते हैं ताकि आपको उनमें कम टाइम लगे, बिकॉज आपने उनको केसेस की तरह देख रखा है और आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। वैसे तो वो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आपके सामने एकदम रैंडम आएंगे, हर क्वेश्चन को तो मैं नहीं करा सकता ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पहली बार कभी नहीं देखे होंगे, कंसेप्ट आपको आता होगा तो आप कर पाओगे। क्लियर? बट फिर भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पे बेस कई बार क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते रहे हैं, तो हम उनको स्पेशल केस की तरह आपको ऑलरेडी करवा देते हैं ताकि आपको उन टाइप के क्वेश्चन देखने में स्पीड आपकी बनी रहे। ठीक है, तो मैंने कहा एक पहला केस की तरह देख लेते हैं। मैंने कहा सर अगर आपकी जो जर्नी है वो दो पार्ट में ट्रैवल की जाती है, ए से बी जाने में अभी सब स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हमेशा ध्यान रखना मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज वी आर स्टडीइंग द चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा सर अगर मैं आधे टाइम तक एक स्पीड से जाऊं और बाकी आधे टाइम तक दूसरी स्पीड से जाऊं, ए से बी जाने में मैंने कहा मैं हाफ टाइम ऑफ द होल जर्नी ट्रैवल विद एन स्पीड ऑफ v1 and another half time I travel with the speed of v2, then what is the average speed for the whole journey? आपने बोला एवरेज स्पीड कितनी होगी होल जर्नी की। देखो मेरा बेसिक फंडा वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही बेसिक फंडा है। चलिए, अच्छा ये बताओ आधे डिस्टेंस, आधा टाइम मैं v1 स्पीड से ट्रैवल करूं, बाकी आधा टाइम मैं v2 स्पीड से ट्रैवल करूं, तो ये बताओ पहले हाफ और दूसरे हाफ ऑफ द जर्नी में डिस्टेंस ट्रैवल सेम होगी कि डिफरेंट होगी, ये बताओ एनीवन?
इस केस में दो हाफ की जो जर्नी की डिस्टेंस होगी वो सेम होगी या अलग अलग होगी, ये बताओ मुझे। Different. ठीक है, कॉमन सेंस है, डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि आप एक टाइम v1 स्पीड से ट्रैवल करो और एक टाइम पे v2, दोनों टाइम सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट है, तो डिस्टेंस भी कैसे होगी, डिफरेंट होगी। मैंने कहा डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी v1 इंटू टी और v2 की वैल्यू हो जाएगी v2 इंटू टी। मतलब मैं कहता हूँ सर अगर ये डिस्टेंस v1 है और ये डिस्टेंस v2 है तो देखो ये हो जाएगा, मैंने कहा लगा दो v एवरेज का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया v1 प्लस v2, टोटल टाइम क्या हो गया t प्लस टी मतलब 2t। आई होप इसे करेक्ट किया। d1 और d2 की वैल्यू रखो, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज कितना है v1 प्लस v2। क्लियर है बात। मैंने कहा अगर हाफ टाइम आप v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, बाकी हाफ टाइम आप v2 स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी विल बी v1 प्लस v2 बाय 2। राइट, मैंने कहा सर ये आपको याद रह जाएगा, हमें मालूम है, ऐसा कोई मैंने रखने को नहीं बोलता, बिकॉज आपका मेन कंसेप्ट है ये। मैं हमेशा बोलूंगा ये कंसेप्ट जरूर आना चाहिए आपको, क्योंकि अभी तो ये हाफ टाइम में मैं कहता हूँ 3 टाइम में डिवाइड कर सकता है वो, 4 टाइम में डिवाइड कर सकता है, तब ये फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ बेसिक फंडा क्लियर रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी का सेकंड केस, अगर आपने बोला है ए से बी जाते टाइम आधी डिस्टेंस, आपने v1 स्पीड से ट्रैवल की, बाकी आधी डिस्टेंस आपने v2 स्पीड से ट्रैवल की, तो बताओ पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। मैंने कहा फिर से कंसेप्ट वही लगना है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो देखो जैसे मैं फॉर्मूला बार बार लिखता हूँ आप भी फॉर्मूला बार बार लिखा करें, कुछ रीजन से ही लिखता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखने से आप बड़े या छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं अगर कुछ अभी तक की आदत आपकी डाल रखी है मैंने, तो इसका तो कोई रीजन होगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस आदत को फॉलो करें हमेशा। तो आप बोलोगे वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ पहले हाफ का और दूसरे हाफ का टाइम अलग अलग होगा कि सेम होगा, एनीवन। सर अलग अलग है। Different होगा. डिफरेंट। Different. सर डिफरेंट डिफरेंट। होगा, करेक्ट। डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि सर दोनों की डिस्टेंस तो सेम है लेकिन अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो अलग अलग टाइम में लगेगा ही ना यार। तो आप बोलोगे सर T1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन V1, और T2 अगर निकालना चाहूँ तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन V2। मैंने कहा सर V एवरेज के फॉर्मूले में रख दो, दैट इज इक्वल टू V प्लस V मतलब 2T हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 मतलब D प्लस V1 D प्लस V2। D कॉमन लोगे तो सर D से D कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू सॉल्व करने का मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, आप बैठ के सॉल्व जरूर करें इसको। जो सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका V1 V2 अपॉन V1 प्लस। तो ये आ गया V एवरेज। देखिए दो फॉर्मूले अलग अलग आए हैं, दो अलग अलग केसेस के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले आए हैं। ये डायरेक्टली नीट ने पूछ रखे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट ऑलरेडी पूछ चुका है, और आप बोलते हो इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं हमेशा। मैं फिर से कहूंगा ये तो दो स्पेशल केस हो गए, बट आपसे कोई भी स्पेशल केस और बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। A boy travels from home to school. A boy travels from home to school with speed 20 kilometer, नहीं with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second, and comes back
with speed 50 meter per second. 50 नहीं करो, एक काम करो, 50 मीटर पर सेकंड. Find the average speed and average velocity for the whole journey. सर सेकंड वाली स्पीड क्या थी? क्या होगा बेटा? सर सेकंड वाली स्पीड क्या थी जब वो वापस आ रहा था? 15 मीटर पर सेकंड. 15. 50. ओ सर जो हमारा वी एवरेज है ना, वो जो हमारी स्पीड आ रही है, एवरेज स्पीड, वो हमारी आ रही है सर 200/7, और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ रही है सर 0. ओके. Anybody else? Any of the answer? देखिए, आप बोलते हो कि सर आप यहाँ से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से वापस आ रहे हो, तो अगर देखा जाए पूरी जर्नी को आपने जाते टाइम ट्रैवल किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, और आते टाइम ट्रैवल किया 50 मीटर पर सेकेंड. ये कौन सा वाला केस हो गया सर? आधी डिस्टेंस एक स्पीड से और आधी डिस्टेंस एक स्पीड से. फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में ट्रैवल किए, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो आप बोलोगे बी एवरेज, ये वाला केस करेगा, तो आप बोलोगे बी एवरेज की जो वैल्यू होगी वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो लिखोगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. मैं फॉर्मूला लग दो 2 into 20 into 50 upon 50 plus 20 is 70. So the answer is 200 by 7 meter per second. क्लियर है? एक बात आपने बोला एवरेज वेलोसिटी क्या होगी सर? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. If you're traveling from A to B and comes back to A, the total displacement is 0. Correct? तो एवरेज स्पीड तो आ गया 200/7 मीटर. अगर आपसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आगे बढ़ो. चलिए ठीक है. एक क्वेश्चन और नोट डाउन करो. कृष्णा, आई गेस आपकी स्क्रीन आपके एंड पे इशू आना चाहिए, बिकॉज बाकी लोगों को आई थिंक इशू नहीं आ रहा होगा. ठीक है, तो ठीक है. ओके सर, इस समय ठीक है. हाँ, कोई बात नहीं. चलिए एक क्वेश्चन और नोट डाउन कीजिए. A body travels half of the distance with speed 6 meter per second. With speed 6 meter per second. Next half journey, या next half distance
is traveled in two parts. For the first half time, it travels. Next part की बात हो रही है अब. For the next part का जो first half interval है, for the first half interval, it travels with with 20 meter per second, and next half time it travels with 40 meter per second. Find the average speed of the whole journey. सर लास्ट वाली स्पीड क्या थी? 40 meter per second. सर 10 मीटर पर सेकंड. सर 10 मीटर पर सेकंड. Anybody else? Or कोई answer? चलिए देखिए बेसिक सा कंसेप्ट है. आप बोलते हो कि सर ये यहाँ से यहाँ जाना था, आधी डिस्टेंस तक तो वो 60 मीटर पर सेकंड से ट्रांसफर 6 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया. अब बाकी आधी डिस्टेंस को उसने आधे टाइम तक मैंने कितना बोला था, 20 बोला था, 2 बोला था. 20 मेरे को स्पीड बताना क्या क्या बोली थी मैंने. 20 एंड 40. 20 और 40. 20 और 40. 20 मीटर पर सेकेंड और बाकी आधे टाइम तक आप बोलोगे 40 मीटर पर सेकेंड. माय वॉइस इज क्लियर राइट और नो? क्लियर है सर. इट्स क्लियर. क्लियर है सर. दीक्षा बेटा थोड़ा सा देखो, है ना. तो देखो आप क्या बोल रहे हो कि सर यहाँ पे इस जर्नी को देखो, इस जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी. आप बोलोगे हाफ टाइम वाला कंसेप्ट है, तो इस जर्नी की एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 20 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. राइट. अभी मैं इस हाफ जर्नी की बात कर रहा हूँ. आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कह सकते हो. अच्छा ये 6 दिया था, 60 दिया था, 6 दिया था आई, राइट. 6 मीटर पर सेकंड. अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि आधी डिस्टेंस आप 6 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहे हो और बाकी आधी डिस्टेंस आप 30 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहे हो. 10 मीटर पर सेकंड आ गया. क्लियर है. ये नया क्वेश्चन बन गया एक तरीके से. तो ये तो डिस्टेंस वाला हो गया. तो आप लोग इसके लिए जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 2v1v2 अपॉन v1 पर v2, दैट इज 2 into 6 into 30 अपॉन 30 plus 6 यानी 36, नहीं 6 6 36 6 5 30, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो भाई साहब केवल फॉर्मूले रखने से काम नहीं चलेगा. आई होप आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में कई तरीके से घुमाए जा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे. आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट आना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए. हर क्वेश्चन में फिगर बनता है, हर क्वेश्चन में. बिना फिगर बनाए बिना फॉर्मूले लिखे सॉल्यूशन नहीं करें प्लीज, आपको आगे जाके दिक्कत होगी. तो इस मामले में आप मेरी सी बात मान के चलिए कि फिगर जरूर बनाएं, फॉर्मूले जरूर लिखें एंड देन सॉल्व जरूर करें. आपके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम सही होंगे, गलती होने के चांसेस कम होंगे. ठीक है. तो ये जो बातें थी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, और कुछ क्वेश्चन भी हमने इसके देख लिए. अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी. स्क्रीनशॉट लेना ले लो.
मैंने कहा नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो देखिए एवरेज मतलब होता है एक ओवरऑल जर्नी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब कि किसी इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। फॉर एग्जांपल आप जब किसी अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी में एक ऑडोमीटर लगा, स्पीडोमीटर लगा होता है, राइट। स्पीडोमीटर आपको अलग अलग टाइम पे इंस्टेंट पे स्पीड बता रहा होता है। वो क्या बता रहा होता है सर, उस इंस्टेंट पे आप किस स्पीड पे चल रहे हो। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस स्पीड से चल रहे होते हो, वो उस इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, और जब आपको कुछ नहीं बोला हो सर, आपको केवल वेलोसिटी या स्पीड वर्ड यूज किया गया, तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अपने मार्क कर लो कहीं पे। When it is only speed or velocity, nothing is mentioned. It means we are talking about instantaneous speed and instantaneous velocity. Clear? चलिए, मैंने कहा होता क्या है, देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत छोटे इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ भाई। आपने बोला सर आधे घंटे की बात करो, तो आधे घंटे में मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो आप बोलोगे आधे घंटे में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 10 किलोमीटर, टाइम लगा आधा घंटा। मैं कहता हूँ आधा घंटा नहीं, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहे हैं भाई। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन ही ट्रैवल होगा, है ना। तो आप बोलोगे उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आया होगा, उसके बेसिस पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड आप बताते हो। तो अगर आपको पता हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर आप वेलोसिटी की बात करो, अगर केवल ऐसे लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो होता क्या है vx/v। वहां पे अगर आपको एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो, तो आपको पता था सर दैट इज डेल्टा x/v। वेक्टर है तो वेक्टर की तरह लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ये डेल्टा क्या होता है, चेंज इन एक्स है, डिफरेंशिएशन हमने बोला अगर बहुत छोटा चेंज हो तो वो डेल्टा एक्स डीएक्स में चेंज रहता है, तो हमने उसको डीएक्स बोल दिया, उसको dt बोल दिया, करेक्ट। तो आप बोलेंगे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। नीचे लाइन लगा के फिर से लिख लो, नोट डाउन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि आप वो छोटे से इंस्टेंट में वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात आ जाती है अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, राइट। तो आप बोलोगे सर इसी का मैग्नीट्यूड, देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नीट्यूड होगा एक डायरेक्शन होगी, तो इसके मैग्नीट्यूड को आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलोगे। यूनिट वगैरह तो आपको सब पता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड या इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। तो आप बोलोगे सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप देखिए डिफरेंशिएशन का यहाँ कैसे यूज होता है। उसने बोला कि सर किसी बॉडी का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी, हेलो कोई कोई बोलना चाह रहा है, अगर पोजीशन ऑफ अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस is given as x is equal to 2t square plus 2t plus 3। अब आपने बोला जो x, किसी कोई बॉडी जब ट्रैवल कर रहा है, कहाँ ट्रैवल कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग। तो जब वो x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है, तो x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करते टाइम जो उसकी पोजीशन का वेरिएशन है, की और क्या
Sorry for a disturbance again. एक army of monkeys are approaching. ठीक है, चलिए क्या बोल रहे थे, फिर से जरा याद दिलाएं। हाँ, अगर आपका एक बॉडी जो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है उसका वेरिएशन दे रखा है टाइम के साथ। एक्स एक्सिस के अलोंग जब बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो अलग अलग टाइम पे आप पोजीशन बता सकते हो। हाँ सर, टी की वैल्यू 0 रखोगे तो जो पोजीशन आएगी वो आप टी की वैल्यू 0 निकाल के रख सकते हो। मतलब बेसिकली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक्सिस के अलोंग, मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट होंगे मेरे, वो एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग टाइम के ये फंक्शन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। टी की अलग अलग वैल्यू रखोगे, आप बोलोगे अलग अलग आपकी पोजीशंस आएगी। मैंने कहा सर मैं अगर वेलोसिटी निकालना चाहूँ, सर वेलोसिटी बता दो कितना होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कोई मुझसे पूछे कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, वो मुझसे पूछी जाएगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एनीबॉडी, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। 10 मीटर पर सेकंड। चलिए, यस सर, और कोई? 10 सर 10 मीटर पर सेकंड। सर 10 मीटर पर है ना, इजी सा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी को निकालने का तरीका ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, v इक्वल टू क्या होता है dx by dt, मतलब डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। देखिए भाई साहब, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अब आएगा, जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शायद पहली क्लास में मैंने बोला था कि वो चीज कवर कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब आपका यूज होगा, तो प्लीज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर कवर कर लेना सबसे पहले टॉपिक से। आज 2-3 हफ्ते आपको भी ज्वाइन किए हुए हो गए होंगे। तो आप बोलोगे सर 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 4t प्लस 2t, 3 का आएगा 0। अब इसमें t की वैल्यू क्या रख दो 2 सेकंड, t इक्वल टू सर कितना 2 आ नहीं जाएगा आएगा 4। 2t आएगा सर, 2t नहीं आएगा। सर। सर सर सिर्फ 2 2t आया आएगा, था 2 ना। आएगा। my mistake, so that is equal to 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, so this is how you can calculate, this is how the differentiation and integration will come, है ना, into use here। अभी तक हमें सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे, राइट, बट अब आप देखोगे उनका यूज कैसे होगा। चलिए, तो ठीक है, इतना काफी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में। नाउ वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन की बात भी थोड़ी देर में करेंगे। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन, किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन की। अब व्हाट इज एक्सेलरेशन? यहाँ से देखिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने अभी तक जो कंसेप्ट सीखे हैं शायद गलत हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। एक्सेलरेशन को भी हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इसको बोलूं तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना, किसी किसी के दिमाग में आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, ऐसा नहीं होता है, स्पीड नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो स्पीड के रेट ऑफ चेंज की बात नहीं करता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करता है। ये चीज बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कितना वेलोसिटी में चेंज आया, आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज dv by dt। ये एक बड़े इंटरवल के लिए होता है, 10 सेकंड में इतना चेंज आया, 20 सेकंड में इतना चेंज आया, और ये किसी छोटे इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इस इंस्टेंट पे किस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, तो आप बोलोगे उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब कुछ नहीं बोला गया, केवल एक्सेलरेशन बोला गया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां से आप बोलोगे सर एक तो एक्सेलरेशन कैसी है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई मुझसे इसकी एसआई में पूछे क्या होगी तो आप बता सकते हो आराम से, मीटर ये पर होती है सेकंड। मीटर पर सेकंड, पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बेसिक
इंफॉर्मेशन है, आप कह सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में कोई मुझसे एक्सप्रेशन पूछेगा तो कितना होता? इसी क्वेश्चन में अगर 4 कोई मुझसे एक्सप्रेशन मीटर पर पूछेगा सेकंड तो स्क्वायर। एक्सप्रेशन होता dt by dt, that is equal to 4। ठीक है, अब चाहे t इक्वल टू 2 पे बोल दो, t इक्वल टू 3 पे बोल दो सर, इसमें तो सर 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन डील विद द एक्सेलरेशन। कोई भी डाउट हो इस पूरे क्वेश्चन में मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। एनी डाउट्स इन दिस स्क्रीन, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज डू आस्क। मन में कोई डाउट मत रखें, आगे दिक्कत आ जाएगी। कोई भी डाउट, कोई भी शंका आ रही है तो पूछ लो। सर ये x इजिकल टू 2t² ये हमने कहाँ से लिया है? बेटा ये तो क्वेश्चन था ना। अच्छा गिवन है ये से। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये देख क्वेश्चन पढ़ना, ओके क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन है ओके सर ठीक। ना, इससे ज्यादा क्या चीजें लिखो। ठीक है, वो तो एग्जांपल था, क्वेश्चन था। चलिए, एनी अदर डाउट्स? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। Now we are talking about uniform motion. Tell you, anyone who can talk about uniform motion? Anyone who wants to talk about uniform motion? Have you heard about this term ever? यस सर। तो बताओ भाई। Well, when an object travels equal distance in equal intervals of time. सानी बेटा कहाँ पढ़ा था, कब पढ़ा था, ये बताओ पहले। आई थिंक 9th में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक था मोशन वाले चैप्टर में, लास्ट में। तो चलिए, वो 9th के लिए डेफिनेशन ठीक है, काम चलाऊ थी, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट प्रॉपर्ली, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, एनी अदर? आई गेस मोस्ट ऑफ मेरे को यही सुनना था, मैंने इसलिए बोला था, और ये बताने के लिए कि ये डेफिनेशन प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं है। चलो, मैंने कहा यूनिफॉर्म वर्ड कभी भी आए, कभी भी यूनिफॉर्म वर्ड मिल जाए तो समझ जाना सर यहाँ पे कोई चीज कांस्टेंट। ठीक है, आप बोलोगे कभी भी अगर वर्ड यूनिफॉर्म मतलब समझ जाना कि सर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज कांस्टेंट। अब उसके आगे क्या लिखा है? मोशन, एंड मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी। मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी, तो आप बोलोगे इसका मतलब सिर्फ इतना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान रखना, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं बोल रहा हूँ। करेक्ट? ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो, उस मोशन को आप बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। स्पीड कांस्टेंट कंप्लीट नहीं है, बिकॉज स्पीड में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी इज ट्रैवलिंग along a straight line without changing its direction and स्पीड, आप बोलोगे दोनों डायरेक्शन भी चेंज ना हो रहा, स्पीड भी चेंज ना हो रहा, मतलब वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो, तब आप बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन। आप देखो आपकी क्या, मैंने कहा उसमें क्या मिसिंग है। आपने बोला मैंने बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज ओनली करेक्ट व्हेन द बॉडी इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मैंने कहा सर मैं हर सेकंड 2 किलोमीटर, सर हर सेकंड 1 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, चलता चला गया,
और मैं घूम के फिर से वापस से एक हर सेकंड 2 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ या 1 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता जाऊँ, बट मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करता जाऊंगा तो मोशन मेरा यूनिफॉर्म नहीं होगा। अभी भी देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी सेम, हर सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, बस डायरेक्शन चेंज करता चला जा रहा हूँ। डिस्टेंस तो आप यही कहोगे ना, एवरी in equal interval of time I'm traveling equal distances, but my direction is changing. That means my velocity is not uniform. My velocity is not uniform, it means motion is not uniform. I hope this is very clear, right? So uniform motion, सबसे simplest word में uniform means constant motion represented by velocity. So it means the constant velocity. That means acceleration is 0. Correct? अगर velocity को सर हाँ जी बेटा सर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो भी तो एक टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ही है, और उसमें भी डायरेक्शन तो चेंज होती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। uniform circular motion is a non-uniform motion. ओके सर। ठीक है, आप जब अभी पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, तब आपको बताएंगे कि कोई भी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वो तो दूर की बात हो गई, कोई भी सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डायरेक्शन चेंज के बिना सर्कल बनेगा नहीं, और अगर सर्कल बनेगा मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब वो चीज क्लियर होगी, नो नो डाउट। चलिए, तो यूनिफॉर्म मोशन कोई पूछे, when a body is traveling with constant velocity, that means the motion is uniform or body is in uniform motion. चलिए, मैंने इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, नॉट कांस्टेंट है, मतलब अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या डायरेक्शन चेंज हो रही होगी या दोनों चेंज हो रहे होंगे। दैट मींस अब एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और दूसरा बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इसका मतलब यूनिफॉर्म कौन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। और यहाँ पे बोलेंगे कि सर अब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम और ज्यादा बातें करने वाले हैं। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है? यस सर। है ना, उसकी सबसे पहली कंडीशन हाईलाइट कर लो, कलरफुल बातों में लिख लो, एक्सेलरेशन ओनली कांस्टेंट। वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी हुई है या हम पढ़ेंगे, दैट आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यूनिट इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगी। तो ये चीज को कैसे भी हाईलाइट कर लो, दिमाग में बिठा लो, जैसे करना हो कर लो, रंग बिरंगा लाइन में लिख लो, और ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिट मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से डेरिवेशन होते हैं आपके, एक ग्राफ की हेल्प से होते हैं और एक कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से होते हैं। मैं आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला डेरिवेशन करा देता हूँ, ग्राफ वाला बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं स्कूल में अगर आप कराते हैं तो, क्योंकि स्कूल में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम कर लेते हैं पहला इक्वेशन। आपने बोला ए की वैल्यू क्या होती है, डीवी बाय होती है कि नहीं होती है? हाँ सर बिल्कुल होती है। मैंने कहा सर ए यहाँ पे कांस्टेंट है, पहले ये चीज क्लियर है। तो आपने कहा यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है और टी वेरिएबल है, ए ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो एक काम करो, आपने बोला कि सर डीवी वाले टर्म एक साथ कर लो और डीटी वाले टर्म एक साथ। डीटी को जब लेके जाओगे तो ऐसे लिखोगे
और दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करोगे। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, v, तो आप बोलोगे v की लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख दो। मैंने कहा जब मोशन की स्टार्टिंग होगी तब उसको हम बोलते हैं u, v की वेलोसिटी क्या होगी u, u होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। आपको डेरिवेशन करते टाइम लिखना पड़ेगा u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। एक्सेल a क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन होगा, और s क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये सब आपको डेरिवेशन करते टाइम आपके सॉल्यूशन में लिखना पड़ता है। मैंने कहा सर देखो, जब t की वैल्यू 0 होगी, t की लिमिट क्या होगी 0, मतलब मोशन स्टार्ट होगा, तब तब उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब मैंने मोशन की स्टडी स्टार्ट की तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब आप बोलोगे रैंडम किसी भी टाइम t पे बात कर लो, मान लो t की वैल्यू 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, मैंने कहा t की वैल्यू t तक 0 से लेकर t तक आपको इंडिकेट करना है, तो उस t पे मान लो वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, किस इंस्टेंट पे, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई थी t। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखने आनी चाहिए। मैं क्या इंटीग्रेट कर दूं, dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एनीवन कोई बताएगा। v माइनस u। अगर dv का इंटीग्रेशन केवल v आएगा, मैं लिमिट रखने को नहीं बोल रहा। dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v आएगा, लिमिट रखना भी बाकी है। देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, आप चाहो तो इसको बाहर निकाल सकते हो, ऐसे कांस्टेंट टर्म को आप बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो dt का इंटीग्रेशन आप बोलोगे कितना आएगा, t आएगा, तो आप उसको ऐसे लिखोगे a, और t पे लिमिट रखनी है बाकी है। लिमिट रखोगे तो फाइनल v की जगह पे v रखोगे माइनस, अब v की जगह पे u रखोगे तो v माइनस u इक्वल टू, t की जगह पे t रखोगे माइनस, t की जगह पे 0 रखोगे तो ये, तो आप देखो पहली इक्वेशन आ गई v माइनस u इक्वल टू at, ये हमारी पहली इक्वेशन है। या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं v इक्वल टू u प्लस at। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना, देखिए वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है। प्रॉपर साइन के साथ आएंगी ये चीजें, प्रॉपर डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये वेक्टर टर्म है और ये इक्वेशन भी कहती है वेक्टर इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, ये स्पीड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम प्रॉपर डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना, वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना, प्रॉपर साइन के साथ आएंगे। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी। कोई डाउट हो किसी स्टेप में पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, एनी डाउट्स। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछे जाते हैं, तो आपके स्कूल के लेवल की भी मैं मैक्सिमम तैयारी आपको साथ में कराता रहूंगा, करना आपको पड़ेगी। चलिए अब जरा देखिए, आपने बोला दूसरी इक्वेशन अगर ड्राइव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि d इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल। आप dx भी नहीं बोलो, dx बाई dt। मैंने कहा सर v को क्या लिख सकते हो, पहली इक्वेशन से, बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at, तो आप बोलोगे सर u प्लस at इज इक्वल टू dx बाई dt। देखो ये t के टर्म्स है, ये भी t के टर्म्स है, मैंने कहा x वाले टर्म्स एक साथ और t वाले टर्म्स एक साथ, और दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पे वेरिएबल x है। नहीं, जब t की वैल्यू 0 होगी तो आप बोलोगे x की वैल्यू मैं बोल देता हूँ x इनिशियल। जब t की वैल्यू t होगी तब आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x फाइनल। किसी भी टाइम t पे आप बोलोगे x वैल्यू कितना है, x फाइनल।
मैंने कहा dx से इंटीग्रेशन करोगे तो x और लिमिट रखना बाकी है x फाइनल माइनस x सॉरी x इनिशियल। अब देखिए u इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt 0 से t और 0 से t ऐसे लिख सकते हैं। अब u क्या हो गया, u तो एक इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, जब मोशन स्टार्ट हुआ तब उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। मैंने कहा सर मैंने जब मोशन स्टार्ट किया तब मेरी 10 मीटर पर सेकंड थी। अब आप बोलो मोशन में 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद क्या स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या, नहीं ना। वो तो जो स्टार्ट किया था वो वेलोसिटी वही है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। हाँ सर बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है। इस केस में आप बोलोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा ut, लिमिट रखनी बाकी है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा at²/2, लिमिट रखनी बाकी है। कोई भी स्टेप में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो यही पूछ लेना। ये स्टेप अगर समझ में आ गए तो रटने नहीं पड़ेंगे, वरना रटने पड़ जाएंगे आपको, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कहा लिमिट्स रखोगे तो लिमिट रखने के बाद आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। सर ये आप डायरेक्ट कैसे रख दे रहे हो, सर मैंने इंटीग्रेशन में लिमिट रखना बड़े अच्छे से समझाया है। अगर किसी को यहाँ डाउट हो रहा है तो वापस से इंटीग्रेशन की वो चीजें दोबारा से देखें। यहाँ पे लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा ut और यहाँ लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा at²/2। अच्छा ये क्या है, ये पोजीशन है, पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। अगेन यहाँ ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, बहुत बार बार बोल रहा हूँ, पर आप लोग भूलोगे ये भी बता दूंगा मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर थर्ड इक्वेशन की बात करें। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या है, कैसे निकालेंगे, ठीक है वो अपन देखते हैं। चलिए मैंने कहा सर अगर मैं बात करूं ऐसे निकालूं, एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड इक्वेशन में मुझे मालूम है टाइम नहीं रहता वहां पे। ठीक है, टाइम का कोई रिलेशन नहीं है देखो। और आपको पता है कि सर v क्या होता है, dx बाई dt होता है। v क्या होता है, dx बाई dt होता है। मैंने बहुत अच्छा बात है। अगर मैंने कहा v मेरा फंक्शन है x का, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और मुझे तो क्या चाहिए dx बाई dt और एक्सेलरेशन चाहिए dy बाई dt। आंसर चाहिए एक्सेलरेशन को मैं dy बाई dt लिखूं कैसे सर, ये तो फंक्शन x का है। अगर v x का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो कैसे निकालोगे। देखो ये चीज यहाँ सीख लेते हैं चलो अच्छे से, जब अपन यूज ही करेंगे। मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से पहले ब्रेक ले रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन बाद में ड्राइव कराऊंगा। यहाँ पे एक चीज सीख रहा हूँ। देखो अगर आप बोलते हो कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, अगर आप बोलते हो s जो है या x जो है फंक्शन ऑफ टाइम है और आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx² बाई dt स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको डी बाई डी बोल सकते हो, एक ही बात है। अगर x आपका फंक्शन ऑफ टाइम है तो आप बोलोगे सर b को लिख सकते हो dx बाई dt, a को लिख सकते हो dy बाई dt। dy बाई dt मतलब क्या, x का 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर लेकिन अगर आप बोलते हो d जो है, d अगर फंक्शन ऑफ टाइम होता तो आप उसका एक्सप्रेशन तुरंत लिख देते dy बाई dt, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपने बोला b जो है वो x का फंक्शन दे रखा है, किसका फंक्शन दे रखा है, x का, अब मैं एक्सेलरेशन को डी बाई dt लिखूं कैसे, सर मेरा वेरिएबल x है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता मैं, कोई बात नहीं, चेन रूल लगाना आता है, हाँ चला आता है। देखो भाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे dx से और डिवाइड कर देंगे dx से।
सर कर दिया सर, मैं कर दिया, कर लो। क्या हो बेटा? सर स्क्रीन ब्लर आ रही है, विजिबल नहीं है। स्क्रीन ब्लर है। अच्छा अच्छा, होल्ड कर लो थोड़ी देर, टाइम से हो जाएगी। पेशेंस रखो थोड़ी देर, 2 4 10 सेकेंड, सही हो जाए तो बता देना। क्लियर आई क्या? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? आवाज आप लोग की नहीं आ रही मुझे। यस सर। यस सर क्लियर है। यस क्लियर है। चलिए सर, मैंने कहा सर ये देखिए, एक्स से डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, मैंने कहा इनको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये आएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी। सर क्या मैं v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? हाँ सर, v तो x का ही फंक्शन है, मेरे को ये तो चाहिए था। अच्छा dx बाई dt को क्या बोलते हो सर? ये तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो आप एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो v इनटू dv बाई dx। सॉरी, हाँ, ये dv बाई dx ऐसे कैसे देखा, और dx बाई dt को क्या है? वेलोसिटी। तो अब याद रखो, जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो अपने वर्ड्स के फॉर्म में लिख लो कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा तो एक्सेलरेशन को लिखोगे dv बाई dt। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे अपनी कॉपी में लिख लो, नोट डाउन मार दो कि अगर वेलोसिटी x का फंक्शन होगा तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx बाय dy बाय dt। बट इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x, क्या बोले मैंने, लेट मी रीइटरेट, मैंने शायद कुछ गड़बड़ स्टेटमेंट दे दिया। इफ द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, acceleration is given by dv by dt. Clear? But if the velocity is a function of x, then the वो बीच का समझ में नहीं आया। acceleration is given by v into d by dx. Clear है? If सर the सेकंड पॉइंट velocity एक is बार a फिर function of time, then the अरे कर तो रहा हूँ यार, रुक तो यार, मेरे को बोल तो लेने दे। If the velocity is a function of time, acceleration is given by dv by dt. If the velocity is function of x, then the acceleration is given as v into d by dx. क्लियर है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलतियां करोगे बार बार, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। चलो, मैंने कहा अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, इसको यूज करने वाला हूँ थर्ड इक्वेशन के लिए। चलिए यहाँ पे वापस से थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन में मैं बोलूंगा सर एक्सप्रेशन क्या होता है, dv by dx होता है। मैंने कहा सर देखो, v वेरिएबल एक साइड कर लो, ये तो कांस्टेंट है, इसको इधर ले लो तो लिखोगे v into dv is equal to a into dx। हाँ सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा सर दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट हो जाओ। आप जरा देखो, आप बोलोगे जब x इनिशियल पॉइंट पर थे, इनिशियल पॉइंट पे था मतलब मोशन स्टार्ट हो रहा था, तो v की वैल्यू तब कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। जब आप फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए होंगे, तब आप बोलोगे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये इनकी लिमिट होगी, यहाँ वेरिएबल v था, यहाँ पे वेरिएबल x है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। मैंने कहा देखो v का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रखोगे v और u। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax
लिमिट रखोगे एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल। लिमिट रखोगे तो ये आएगा वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू ए एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। सर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as and this is your third equation. Remember this. So this is how you can derive the equation. आपको मेंशन किया जाता है कि सर derive the equations of motion by the method of area method या ग्राफ मेथड। ठीक है, उसको एक मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड होता है कैलकुलस मेथड, मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले मेथड से पूछा होगा। ये वाले मैंने करा दिए, ये थोड़े से बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। एरिया और ग्राफ वाले बहुत इजी हैं, ठीक है, तो वो बहुत आराम से आप कर पाओगे अगर आपके स्कूल में कराए जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में पूछ जाते हैं और इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। आपको तो फाइनली इक्वेशंस याद रखनी है और इक्वेशंस में क्या मतलब है हर वेरिएबल का वो आपको याद रखना है। क्लियर है ये बातें? कोई डाउट तो कहीं पे तो पूछ लो, एल्स स्क्रीनशॉट तो फिर आगे बढ़े। एनी डाउट्स? आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट? इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। कुछ छोटी छोटी चीजें और नहीं है। मेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन फिर से लिखे दे रहा हूँ। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो मेरी मेन इंपॉर्टेंट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक और इक्वेशन है होती है जो कई बार आप यूज करोगे, वो उसका मैं सिर्फ आपको रिजल्ट दे देता हूँ। ठीक है, दैट इज SNX u a by 2 2n minus। चलिए, नाउ द बेसिक है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, देखो अच्छे से समझ लेना, चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसका मतलब क्या होता है कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें अंतर है। मैंने कहा सर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द 3 seconds। Find the displacement in the 3 seconds. It means this equation has to be used. What does it mean? It means जब t की वैल्यू 0 थी और मोशन स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके 3 सेकंड तक आपने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पूछा जा रहा है। 0 से लेके 3 सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट को आपको पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे t इक्वल टू 3 रख दोगे इस वाली इक्वेशन में और आप फाइंड आउट कर पाओगे। मैं पूछूं सर t थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। देखिए 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो इससे निकालोगे, और थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इससे निकालोगे। थर्ड सेकंड का मतलब समझते हो? सर 2 सेकंड तक तो बॉडी जहां पहुंच गई थी पहुंच गई। अब 2 से 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो पूछा जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो वहां पे n की वैल्यू को आप 3 रख दोगे। इसमें डिस्टेंस क्लियर समझना। t इक्वल टू 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। आपसे पूछा है थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो आपने बोला कि सर ये वाली इक्वेशन यूज करिए और n की वैल्यू को 3 रख देना। इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 मतलब एक नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। इसमें आप n की वैल्यू को 1.5 2.5 या 3.5 नहीं रख सकते। इसमें आप बोलोगे सर मुझे अगर 2.5 सेकंड में पूछना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे t की वैल्यू को 2.5 सेकंड रख दो, आपके 2.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, या तो फर्स्ट सेकंड होगा या सेकंड सेकंड होगा या थर्ड सेकंड होगा या फोर्थ सेकंड होगा या फिफ्थ सेकंड होगा। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6
वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक ये और चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि n की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है। कोई फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी जा सकती। क्या ये बात क्लियर है? दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हुआ, इसमें और इसमें? गाइस, नो सर। किसी भी तरीके का डाउट हो तो पूछ लो भाई। सर वो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 3 रखेंगे टाइम, तो मतलब फर्स्ट सेकंड से 0 से नहीं, फिर से बोलो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या रखेंगे? अगर हम 3 सेकंड लेंगे तो वो 0 से लेके 3 तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पूरा बता देगा। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट करेक्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर हम 3 वैल्यू रखेंगे तो वो सेकंड से 3 के बीच जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताएगा। करेक्ट। 2 सेकंड खत्म होने के बाद और 3 सेकंड खत्म होने के बीच का। ओके सर, ठीक। क्लियर है? सर नहीं तो डाउट? सर फ्रैक्शन वैल्यू क्यों नहीं डाल सकते हैं n में? हाँ बेटा, सर n की वैल्यू फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकती? इसमें यस सर। एक्चुअली ये पता है कैसे आया, मैं बताता हूँ। मैंने निकाला डिस्टेंस, हर सेकंड की डिस्टेंस निकाली, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 3 रखा। फिर मैंने कहा नहीं सर, मैंने क्या कहते हैं 3 सेकंड t इक्वल टू 3 रखा, मैंने आ गया s3। फिर मैंने क्या रख दिया, t इक्वल टू 2 रख दिया, मेरा आ गया s2 और दोनों का डिफरेंस दे दिया, तो ये आ गया ये। मैंने जब ये डिराइव किया ना तो डिराइव ऐसे किया है, पहले t की वैल्यू मैंने m रखी है, तो ये आ गई SN, मतलब SN मतलब t इक्वल टू n, 0 से लेके n सेकंड की वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने t की वैल्यू को n+1 रख दिया, तो ये डिस्टेंस जो आई है वो 0 से लेके n+1 की आई है। मैंने कहा इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या कर दिया, दोनों का डिफरेंस दे दिया, तो SN आ गया। ये वाला फॉर्मूला आप चाहो तो डिराइव करके देख लो। t की वैल्यू को n+1 रखो, दूसरी में t की वैल्यू को n रखो और दोनों का डिफरेंस ले लो, ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो मैंने ओके सर। डेरिवेशन करते टाइम भी वो डिफरेंस 1 सेकंड का लिया ना, यस सर। यस सर। तो डिफरेंस 1 सेकंड का ही हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ओके सर। सर अगर फ्रैक्शन से या लूंगा तो ट्रू? ये, यस, अगर फ्रैक्शन से लूंगा तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा। सर फ्रैक्शन में अगर मैं लेके, अरे फ्रैक्शन में लोगे कैसे, एक सेकंड, फ्रैक्शन में लोगे कैसे, मुझे ये बताओ। सर अगर मैं सर 2 सेकंड और 2.5 सेकंड का लूं। अरे यहाँ पे वो तो एग्जैक्ट वैल्यू आई ना यार, यस। अब ये ना, वो तो 2 से 2.5 के सेकंड के बीच की डिस्टेंस आएगी, मैं आपको यस सर। 1 सेकंड की थोड़ी ना आएगी। आप अगर 2 से 2.5 के बीच का निकालोगे और ये फॉर्मूला निकालोगे, अलग अलग आएगी। n की वैल्यू 2.5 रख के देखोगे तो अलग आएगा, और 2 से 2.5 से ऐसे प्रॉपर निकालोगे तो अलग आएगी वैल्यू। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव करते टाइम हमने देखो n की वैल्यू को, t की वैल्यू को n रखा और फिर n+1 रखा है, डिफरेंस कितने का रखा है, 1 सेकंड का रखा है, 1 सेकंड। फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यस सर, हाँ ठीक है। चलो तो इन शॉर्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, a body a body a body starts traveling from rest. A body starts traveling with an acceleration 2 meter per second square. A body starts traveling with an acceleration of 2 meter per second square
find the displacement in 3 seconds at the third second. इक्वेशन हर बार लिखेंगे, फॉर्मूले हर बार लिखेंगे, जल्दबाजी मुझे आंसर नहीं चाहिए। 3 सेकंड के बाद क्या बोला? हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करके जल्दबाजी होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो बेटा शिवम? सर 3 सेकंड के बाद क्या बोला है आपने? 3 सेकंड एंड थर्ड सेकंड। 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। हाँ 3 सेकंड एंड थर्ड सेकंड, दो अलग अलग केस के लिए पूछा है। ओके सर एक्सलेशन कितनी गई थी आपने? क्या हुआ बेटा? एक्सेलरेशन कितना बोला था आपने? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर हो गया। 9 मीटर। डिफरेंशिएशन किया, तैयार? सर डिस्टेंस 9 मीटर और यस सर 9 मीटर 5 मीटर। डिस्टेंस सारा थर्ड सेकंड पर 5 मीटर 9 मीटर एंड 5 मीटर। सर 3 सेकंड का 9 मीटर और थर्ड सेकंड का 5 मीटर। चलो जिनसे नहीं बना उनके देख लेते हैं। मैंने कहा सर आपने बोला ग्रेड से स्टार्ट हो रहे हो, मतलब यू की वैल्यू 3 है। आपने बोला एक्सेलरेशन की तरह इधर की तरफ ही मान लेते हैं, इधर ही मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला कि कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से चलना चालू होगा तो भैया क्या करोगे? t इक्वल टू 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? 0 है, तो जब u 0 होगा तो ये वाला टर्म कितना होगा? 0 हो गया। तो वैल्यू रखोगे तो s इज इक्वल टू हाफ इनटू a की वैल्यू है 2 इनटू t की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 9। सॉल्व करोगे तो कितना आया? 9 मीटर। अब मुझे थर्ड सेकंड की बात करनी है, मतलब n की वैल्यू 3 रखनी है। कौन से वाले फॉर्मूले में? एसएनएस वाले में, दैट इज इक्वल टू u प्लस a/2 इनटू 2n माइनस 1। u की वैल्यू तो 0 ही है, a/2 मतलब 2/2 इनटू 2n की वैल्यू 3 माइनस 1। कितना हो जाएगा? देखो ये 5 मीटर। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एक काम करो, t इक्वल टू 2 सेकंड में निकाल लो। t इक्वल टू 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो। सर 4 मीटर। 4 मीटर। कितना आया? 4 मीटर। यस सर 4 मीटर। मैंने कहा वैल्यू रखो इसमें, तो आप बोलोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला टर्म फिर से 0 ही रहना है, तो आप बोलोगे हाफ a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। अच्छा दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 5 मीटर। तो 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया है? डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है? 5 मीटर। यही तो दे रहा है ये। क्लियर है ये बात? यस सर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यार इन दोनों बेसिक जो फॉर्मूले हैं उसका मतलब क्या है, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें पता है। यही क्लियर नहीं होता कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये चीज हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर आ गई कि सर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। और देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको फॉर्मूले लिखता हूँ इसी तरीके से फॉर्मूला लिखने की आदत डालिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, चाहे वो टेस्ट क्यों ना हो। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सिली मिस्टेक करेंगे, आते हुए क्वेश्चन गलत करेंगे और कम सीखेंगे। फॉर्मूले रटने पड़ेंगे आपको, और अगर आप इस तरीके से बार बार देख देख के ही फॉर्मूला लिखेंगे तो एक तो फॉर्मूला आपको रटने नहीं पड़ेंगे, मिस्टेक कम होंगी, ठीक है, और आप ज्यादा सीखेंगे।
उसका रीजन है कैसे चीज़ें सीखेंगे, वो जब आप टाइम के साथ यूज करने की प्रैक्टिस करके देखो, आपको अपने आप समझना है। तो ये बातें हमने कुछ की इक्वेशंस ऑफ मोशन की। आगे हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पे ही अभी काम करना है 1-2 लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। वेक्टर्स की डीबीपी शायद अभी आप लोगों की लाइव नहीं हुई है, तो मे बी आपको कल वेक्टर्स की डीबीपी एक लाइव हो जाएगी, ठीक है। वेक्टर्स की कितनी डीबीपी लाइव हुई है बेटा, कोई मुझे बताएगा? 1 या 2? सर एक ही हो गया सर 1 कोई है सर। हाँ, सर एक हुई है। 1 हुई है। चलिए, सर, तो एक हाँ, कल तक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कम से कम 2 डीबीपी लाइव हो जाए, ठीक है। और हो सके तो शायद आपके लेक्चर जो आपका टेस्ट है उससे पहले हमारी एक क्लास और हो जाए, ताकि हम उस डीबीपी को डिस्कस कर सकें, ठीक है। नहीं तो आप कर संडे को है सर। वो जो डीबीपी है बहुत इजी भी है। संडे को हमारी क्लास है क्या? यस सर। फिर तो अच्छी बात है। आपको मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आज शाम तक या कल सुबह तक डीबीपी लाइव हो जाए, ताकि आप कल प्रैक्टिस कर पाओ और आप संडे को डिस्कस कर पाओ, ठीक है। ताकि आप मंडे को आपका जो भी टेस्ट है आप उसके लिए प्रिपेयर करो। वैसे मुझे मालूम है डीबीपी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, आज के में कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की शंका, विद्या, किसी को डाउट नहीं? चलिए, एंड थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।